नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और एक बार फिर से मैं और संदीप सर आपके लिए एक और डिस्कशन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। देखिए, आज बात करेंगे टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में, क्योंकि टाटा कैपिटल को लेकर के एक यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। वो ये है कि एनसीएलटी से मंजूरी के बाद जब एनसीएलटी टाटा कैपिटल को ये मंजूरी दे देगा कि वो टाटा कैपिटल जो है वो टाटा फाइनेंस के साथ मर्ज हो जाए, उसके बाद टाटा कैपिटल अपना आईपीओ पेश कर सकता है। तो ये है आज की बड़ी खबर टाटा कैपिटल को लेकर के। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सर मौजूद हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और डीप रिसर्च भी लेकर के आए हैं। तो संदीप सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टाटा कैपिटल का आईपीओ क्या है और ये क्यों ज़रूरी हो चुका है इस समय पर? टाटा कैपिटल के आईपीओ की आपने बात करी, जो अपडेट है वो यही है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आई थिंक फेब में जब इनके बोर्ड का अप्रूवल आया था तब हमने इसको डिस्कशन के लिए आपके लाया भी था। अब नया अपडेट ये है, ताज़ा अपडेट यही है कि मर्जर की मंजूरी का इंतजार है। जैसे एनसीएलटी की हरी झंडी मिल जाएगी, ये आईपीओ के जो ड्राफ्ट पेपर्स हैं वो सेबी के पास दाखिल कर देंगे। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, जिसे आप TMFL के नाम से जानते हैं, इस कंपनी का मर्जर होने वाला है टाटा कैपिटल के साथ। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि टाटा मोटर्स से ये कंपनी निकलकर टाटा कैपिटल में जाके जुड़ने वाली है। इसको आरबीआई ऑलरेडी अप्रूवल दे भी चुका है और मार्च अंत तक, यानी कि FY25 का जो एंड है, इसी महीने का जो एंड है या वित्त वर्ष का जब एंड हो जाएगा, तब तक एक्सपेक्टेड है कि एनसीएलटी की ओर से ये अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि सितंबर तक तो इनको आईपीओ लाना ही, उसकी हम बातचीत आगे करते हैं। तो इस वर्ष के एंड तक, यानी कि FY25 के एंड तक ही हो सकता है कि ये अप्रूवल एनसीएलटी की ओर से आता हो देखकर, उसके बाद फिर आईपीओ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ड्राफ्ट पेपर इनकी ओर से फाइल कर दिए जाएंगे। 24 फरवरी, जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड ने अप्रूवल दिया था इस आईपीओ को और 23 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेंगे और ओएफएस का हिस्सा भी होगा। करीब $2 बिलियन या 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये आईपीओ होगा और लगभग $11 बिलियन का वैल्यूएशन ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 96,000 करोड़ रुपए के आसपास का। उस समय इन्होंने 1504 करोड़ रुपए का एक राइट्स इशू को भी अप्रूवल दिया था, उसकी तो रिकॉर्ड डेट अगला ही दिन था, यानी कि 25 फरवरी ही थी, तो वो तो पूरा हो चुका है। अब ये जो मर्जर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का ही पूरा इंतजार हो रहा है। जैसे ही एनसीएलटी की हरी झंडी आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद फिर आईपीओ का जो पूरा कवायद है वो शुरू होती हुई दिखेगी। 2 दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा कि टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आता हो दिखेगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा, नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था। 500 रुपए का इशू प्राइस था, 1400 पे लिस्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा। अगर आईपीओ में जिस जिसको मिला है उनकी तो यादें ताज़ा है ही हैं, और जिसने नहीं बेचा है उसकी यादें तो और भी ज़्यादा ताज़ा हैं, क्योंकि 1400 वाला शेयर कहाँ गिर कर आ गया है अभी। तो उस लिहाज से अब आईपीओ आ क्यों रहा, जैसे आपने पूछा। सितंबर 2022 में आरबीआई की ओर से इस कंपनी को अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा मिला था। एनबीएफसी तो है ही है, ये नॉन बैंक फाइनेंसिंग कंपनी है ये टाटा ग्रुप की। तो उस समय हुआ क्या था कि अपर लेयर एनबीएफसी को, जिनको भी अपर लेयर एनबीएफसी क्लासीफाई किया गया था आरबीआई की ओर से, उनके लिए साथ में मैंडेट ये था, एक हिदायत ये थी कि 3 साल के अंदर आपको अपने कारोबार को शेयर बाजार में कराना होगा लिस्ट। तो उस हिसाब से डेट बनती है सितंबर 2025 की। यही पूरा टाइमलाइन है जो कि इस कंपनी को फॉलो करना है। तो सितंबर 2025 तक आरबीआई का आदेश मानते हुए इनको लिस्ट होना है। उसी के चलते अभी कंपनी रेडी है, जैसा आरबीआई ने बोला है, उनके आदेश फॉलो करने के लिए। लेकिन एनसीएलटी के अप्रूवल का इंतजार है। इस महीने के एंड तक, वित्त वर्ष 2025 के एंड तक वो आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो मतलब सर आईपीओ तो आ रहा है, ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है। अब एनसीएलटी की जैसे ही मंजूरी सामने आती है, उसके बाद से ये जो आईपीओ के लिए जो ड्राफ्ट पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइल होते हुए दिखेंगे। लेकिन संदीप सर, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि टाटा कैपिटल अभी तक लिस्टेड शेयर नहीं है, अनलिस्टेड प्लेयर्स में किस तरीके से कंपनी का क्या कारोबार है, फाइनेंशियल्स किस तरीके के नजर आ रहे हैं? एनबीएफसी कंपनी, जैसे मैंने कहा, फाइनेंसिंग से जुड़े हुए ये चीज़ें करते हैं अपने बिजनेस में। और फाइनेंशियल्स की आपने बात करी तो FY24 तक के लेटेस्ट नंबर्स हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये लिस्टेड स्पेस में नहीं है। तो करीब 1.6 लाख करोड़ का इसका AUM है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। FY24 में जो लोन बुक है इनकी 35% बड़ी थी, 1.6 लाख करोड़ के आसपास थी। और मुनाफा भी आप देखें, जो FY24 का नंबर हमारे पास है वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा था, 37% बढ़कर 3150 करोड़ का जो नंबर है इन्होंने अपने मुनाफे का रिपोर्ट किया था। तो टाटा ग्रुप का नाम है, भरोसा तो है ही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, पेडिग्री अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। केवल अब इसी चीज़ का ध्यान देना होगा कि आईपीओ का वैल्यूएशन किस तरह का होता है, किस दाम पर आता है, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशंस है कि ये ऑलमोस्ट 96,000 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यू हो सकती है, $2 बिलियन के आसपास की रकम जुटाएंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। अगर 17,000 करोड़ रुपए ये रेस करने वाले हैं तो उस लिहाज से फाइनेंशियल्स को लेकर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स तो ज़बरदस्त हैं, बस वैल्यूएशन की बात होगी।
बिल्कुल सर, वैल्यूएशन की आपने बात करी है तो अब ये भी समझ लेते हैं सर किस तरीके का टाटा कैपिटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और उस हिसाब से अगर आईपीओ पेश होता है जैसा कि आप बता रहे हैं 17,000 करोड़ का आईपीओ होगा, तो ये ज़्यादातर पैसा कहाँ मूव होता हुआ दिखेगा? शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं टाटा ग्रुप की कितनी इसमें हिस्सेदारी है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इस आईपीओ से सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है? तो सर अगर आप पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको टाटा सन्स जो कि इनकी होल्डिंग कंपनी है वो ऑलमोस्ट 93% इसमें होल्ड करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पैसा आप मानेंगे कि उन्हीं के पास जाएगा। फिर अगर फ्रेश इशू जारी होते होंगे तो कंपनी के पास आएगा। ओएफएस का पार्ट भी हो सकता है कि इन्हीं के पास आता हुआ दिखे। अब देखना होगा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो तो यही बता रहा है कि टाटा सन्स इससे ज़्यादा इम्पैक्टेड होती हुई नजर आएगी पॉजिटिव साइड में। टाटा इन्वेस्टमेंट, जब भी टाटा कैपिटल के आईपीओ की बात होती है ये भी स्टॉक लाइमलाइट में आता है क्योंकि 2-2.25% के आसपास ये भी होल्ड करते हैं। और भी कंपनियां हैं क्योंकि इनका क्रॉस होल्डिंग बहुत ज़्यादा है पूरे ग्रुप का। टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये सब कंपनियां अगर आप देखेंगे तो 0.12% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। लेकिन इसमें कैच क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? टाटा मोटर्स आप देख पा रहे हैं कि 0.12% ये हिस्सेदारी होल्ड करती है, लेकिन आप इसमें कैच यही है, जो एनसीएलटी का अप्रूवल का भी इंतजार है, वो टाटा मोटर्स की ही कंपनी है जो कि उस कारोबार को टाटा मोटर्स से हटाकर टाटा कैपिटल में शिफ्ट किया जा रहा है या उसके साथ मर्जर किया जा रहा है। उसी मर्जर का इंतजार हो रहा है जिसके बाद एक एग्जैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आप बन पाएगा कंपनी का, और उसके बाद फिर आईपीओ लाने की तैयारी होती हुई नजर आएगी। अब होगा क्या, ये जो मर्जर हो रहा है उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड जो कि फाइनेंसिंग का कारोबार करती है, चूंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, ज़्यादातर ऑटो कंपनियों के पास अपने फाइनेंसिंग के बिजनेस हैं, लेकिन क्योंकि टाटा के पास पहले से अपनी टाटा कैपिटल नाम की एनबीएफसी कंपनी है जो कि लेंडिंग का कारोबार करती है, तो उन्होंने ये सोचा कि टाटा मोटर्स वाला जो फाइनेंसिंग वाला कारोबार है उसे उठा के पूरा शिफ्ट कर दिया जाए टाटा कैपिटल के अंदर। तो टाटा कैपिटल के अंदर अगर जब ये कारोबार जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अगर बिजनेस वहाँ निकल के जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जब पैसा लगाया बिजनेस में तो उस समय तो वो था उसमें, तो फिर उस एवज में उनको कुछ मिलेगा, उनको मिलेगा टाटा कैपिटल का स्टेक, यानी कि शेयर स्वैप होता हुआ दिखेगा। तो शेयरों के बदले में शेयर मिलेंगे, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों के बदले में टाटा कैपिटल के शेयर मिलते हुए दिखेंगे टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को, और टाटा मोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें वो बढ़कर हो जाएगी फिर 4.7%। अभी आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में केवल 0.12% का स्टेक है, लेकिन जब ये मर्जर पूरा हो जाएगा तो टाटा मोटर्स का जो कुल स्टेक है टाटा कैपिटल में वो हो जाएगा 0.5% के आसपास। तो इसलिए जब भी आईपीओ आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो टाटा सन्स, टाटा इन्वेस्टमेंट और तीसरा नाम होगा टाटा मोटर्स का, जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल संदीप सर, और लास्ट टाइम हमारी जब इस बारे में बात हुई थी तो आपने कहा था कि टाटा इन्वेस्टमेंट के पास 2.15% है, और अगर ये पूरा मर्जर एक्विजिशन सही तरीके से होता है तो टाटा मोटर्स के पास जो हिस्सेदारी होगी वो 4.7% की होगी। और उस टाइम पे हमने देखा था कि टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में बेहतरीन तेजी थी। तो अभी जब आपने डिस्कशन के लिए बोला तो सबसे पहले मैंने आज टाटा मोटर्स चेक करा कि क्या किसी ने अभी तक ये पॉइंट पकड़ा है, लेकिन मुझे आज कहीं पर ये नज़र नहीं आ रहा। ये जो वैल्यूएबल पॉइंट जो आज सर की तरफ से ऐड किया गया 4.7% जो टाटा मोटर्स के पास हिस्सेदारी जाने वाली, तो कहीं ना कहीं टाटा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फर्क और ज़्यादा जो शेयर्स पे जो हम इस टाइम पे तेजी देख रहे हैं या फिर जो गिरावट इस समय देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पर भी आता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन स्टॉक्स की बात की है सर, तो रिसर्च एनालिस्ट की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे रिसर्च जो भी हेड हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे आप बात करते रहते हैं। क्या कुछ टाटा कैपिटल के आईपीओ पर उनका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, उस समय भी हमने आपको बताया था कि पैसा अगर अब स्ट्रक्चर अभी भी आना बाकी है, आप पूछ भी रहे थे किसको फायदा होगा, 93% टाटा सन्स होल्ड करते हैं। अगर फ्रेश शेयर जारी हुए ओएफएस में, बाकी कंपनियों ने बेचा, इन्होंने नहीं बेचा, तो इनके पास ज़्यादा रकम नहीं आएगी। लेकिन इन केस ये अपना हिस्सा कुछ ऑफलोड करते हैं, टाटा कैपिटल के पास जो रकम आएगी वो तो अपने बिजनेस में वो यूज़ कर लेंगे फ्रेश शेयरों की। लेकिन ओएफएस में अगर टाटा सन्स पार्टिसिपेट करता है और उनके पास रकम आती है तो जाहिर सी बात है फिर टाटा सन्स क्या करेगा उसका। टाटा सन्स तो होल्डिंग कंपनी है, वो ग्रुप कंपनियों में निवेश करेगा। तो अंशुल जैन जी का ये मानना है कि ग्रुप कंपनियों में ही पैसा आता हुआ दिखेगा। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि टाटा सन्स के पास अगर रकम आई तो फिर वो टाटा स्टील जैसी कंपनियां, जो बाकी ग्रुप कंपनियां जहाँ पे वो होल्ड करते हैं, उन्हीं में पैसा जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि टाटा सन्स का काम ही यही है। मतलब या फिर बिजनेस या फिर ऑपरेट करने का जो तरीका है वो यही है। जो कंपनियां सस्ती हो जाती हैं, जिनके वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो टाटा केमिकल हो, टाटा स्टील हो, ऐसी कंपनियां जिनमें गिरावट आ चुकी है। देखिए, प्रमोटर तो कभी भी अपनी कंपनी को ख़राब नहीं कहता, या फिर अपना माँ तो अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहती ना कि मेरा बच्चा ख़राब है, मैं इसको छोड़ दूंगी। चाहे जैसी भी उसकी बिहेवियर हो, कैसी भी हरकतें हो, या जो भी हो, हरकतों से मेरा मतलब बिजनेस। जैसा टाटा केमिकल में हम देख भी रहे हैं, इस बार के जो नंबर्स आए थे उसके बाद चैलेंजेस खुद मैनेजमेंट ने माना कि अगले 2 क्वार्टर तक चैलेंजेस रहेंगे, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर
शेयर की पिटाई भी हुई और शेयर ज़्यादा मूव कर भी नहीं रहा है। तो टाटा सन्स तो लॉन्ग टर्म का प्लेयर है, अपनी कंपनी को उनको रन करना है, बिजनेस इज फॉर एवर। तो उस लिहाज से हो सकता है कि ऐसी कंपनियां जो कि पिटी हुई हैं, जिनके वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ चुके हैं, वहाँ पे उनकी ओर से निवेश आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस तरह से आप प्ले जरूर देख सकते हैं। ठीक है, बाजार का सेंटीमेंट खराब है, अभी कुछ कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, जो संभावित बेनिफिशरीज हैं, लेकिन वो स्टॉक्स नहीं मूव करते हुए आपको दिखेंगे। तो समय के साथ जब बाजार इंप्रूव हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन आंकड़े तो ही बताते हैं कि टाटा मोटर्स, टाटा इन्वेस्टमेंट को और टाटा सन्स को, इन 3 कंपनियों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच संदीप सर। आई थिंक कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपने ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करी, और जो ऑडियंस को, जो व्यूअर्स को जो जानना चाहिए, जो वैल्यूएबल पॉइंट्स जानने चाहिए, वो भी आई थिंक हमने उनके साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच सर। और आप लोग बताइए कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर के अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ जानना है, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।